वेलकम स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है यूपी एकेडमिक क्लासेस के केमिस्ट्री क्लास 12 के ठोस अवस्था चैप्टर में, जिसमें इससे पहले तक हम लोगों ने पढ़ा था रस समीकरण मितीय दोष और अरस समीकरण मितीय दोष। ये पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। आज की पॉइंट हमको पढ़ना है ठोसों में विद्युत गुण। इसके बाद एक और पॉइंट पढ़ेंगे, ठोसों में चुंबकीय गुण। आइए देखते हैं ठोसों में विद्युत गुण क्या है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ठोसों में विद्युत गुण। विद्युत का जो है नाम आते ही हमारे जहन में, हमारे दिमाग में एक बात चलने लगती है कि ठोसों में जो है विद्युत प्रवाह होता है। यानी कि जैसे कोई भी धातु की छड़ है, लोहा है, तांबा है, पीतल है, जो भी है वो जो है विद्युत का प्रवाह करता है, ये हमारे दिमाग में आ जाता है। अर्थात विद्युत का प्रवाह ही विद्युत की चालकता है। और ठोसों में विद्युत गुण, विद्युत की चालकता के अनुसार, विद्युत के चलने के अनुसार जो ठोस होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हर प्रकार के ठोस में विद्युत का प्रवाह होता है, ऐसा नहीं है। कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह एकदम नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक, सूखी हुई लकड़ी, रबड़, इस तरह से। तो देखिए ये जो है ठोस में विद्युत गुण क्या है। ठोसों में विद्युत के प्रवाह को ठोसों में विद्युत की चालकता कहते हैं। इसके आधार पर ठोस तीन प्रकार के होते हैं, चालक, अर्धचालक और अचालक। चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है, किसी भी कंडीशन में विद्युत का प्रवाह करते हैं। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो चालकों की तरह कुछ हद तक विद्युत का प्रवाह करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें वे विद्युत के अचालक के समान व्यवहार करते हैं। जबकि अचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह एकदम नहीं होता है। अर्थात जो चालकता की बात करें, चालकता क्या है, प्रतिरोध और चालकता। आप जानते हैं कि जो चालकता है, चालकता यह जो है प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। चालकता प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब रुकावट, चालकता मतलब चलना। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, इसलिए चालकता का मात्रक होगा ओम इनवर्स। चूंकि हम यहाँ पे मीटर मतलब प्रति मीटर, किसी भी चालक तार के प्रति मीटर लंबाई में जो प्रवाह, विद्युत प्रवाह की जो दर है या विद्युत प्रवाह चलने की जो मात्रा है, उसका जो गुण है उसको हम चालकता कहते हैं। इसलिए चालकता का मात्रक है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स यानी चालकता का मात्रक है। तो कितनी कितनी चालकताएं हैं। चालक पदार्थ की चालकता होती है 10⁴ से 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक। अर्थात इसकी घात पॉजिटिव, यानी कि चालक पदार्थ में चालकता होती है, अधिक होती है। अब 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ देखिए, और चालक माइनस में जाने का मतलब कि एकदम चालक, उसमें जो चालकता नहीं होगी। और 10⁻⁴ का मतलब चालकता, यहाँ पे इसकी निम्न चालकता, इसकी अधिकतम चालकता को प्रदर्शित कर रहा है। जबकि यहाँ देखिए अचालक का मतलब 10⁻⁻20 से 10⁻−10, ये जो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है, अर्थात ये माइनस के ही बीच में रह जाता है। अर्थात अचालक पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। तो चालक और अचालक, ये तो क्लियर है कि चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होगा, और अचालक ये क्लियर है कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब बच गया अर्धचालक। अर्धचालक में देखते हैं कि वह जो चालक और अचालक दोनों की तरफ व्यवहार करता है। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको अगर 0 केल्विन पर ले जाया जाए, 0 केल्विन पर ले जाने का मतलब क्या, 0 केल्विन का मतलब परम शून्यता। 0 केल्विन पर ले जाते हैं, तब 0 केल्विन पर अर्धचालक पदार्थ एकदम से अचालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं, अर्थात उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो ही नहीं सकता है। परंतु जैसे जैसे उसका ताप बढ़ता है, उसकी चालकता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यही कारण है, ये हम जानते हैं, ये प्रैक्टिकल भी है, कि अर्धचालकों का तापमान बढ़ने पर उनमें विद्युत धारा का प्रवाह यानी चालकता बढ़ती है। अर्धचालकों का तापमान बढ़ने पर उनमें विद्युत धारा का प्रवाह यानी चालकता बढ़ती है। तो ऐसा क्यों है, इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए ओके नहीं लिखा हुआ है, ये 0 केल्विन लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे डिग्री नहीं लगाते क्योंकि डिग्री सी होता है, सेल्सियस में डिग्री लगता है, केल्विन में डिग्री नहीं लगती है। तो यहाँ पर अर्धचालक पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होने का जो रीजन है, जो कारण है, वह क्या हो सकता है। अर्धचालक पदार्थों में विद्युत धारा के प्रवाह का 2 कारण हो सकता है। पहला, उसके ताप में वृद्धि, पहला इसका कारण है ताप वृद्धि। और इसका जो दूसरा कारण है वो होता है अशुद्धि का मिलना।
अशुद्धि मिला देना। अशुद्धि मिला देने पर भी अर्धचालकों में जो चालन का गुण है वो बढ़ जाता है। अब देखते हैं कि वास्तव में चालक, अर्धचालक और अचालक में ऐसा क्या है, ऐसी क्या बात है कि इनके गुण अलग अलग हैं और इस प्रकार से अलग अलग मात्रा में है। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपने देखा कि चालक, अर्धचालक और अचालक पदार्थ क्या है। अब अर्धचालक पदार्थ, चालक आप जानते हैं, अचालक का भी एग्जाम्पल जानते हैं। अर्धचालक का भी एग्जाम्पल जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये जो है अर्धचालक है कार्बन परिवार के। देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि ऊर्जा बैंड क्या है। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था, इसमें इन तीनों को ऊर्जा बैंड से प्रदर्शित करना, ऊर्जा बैंड से हमको व्याख्या करनी है। ऊर्जा बैंड क्या है? केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि परमाणु आपस में जब मिलते हैं, दो या दो से अधिक या एक ही परमाणु अणु का रूप में हो सकता है जब उसका अष्टक पूरा रहता है। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर के अपने अष्टक को पूरा करते हैं, स्थायी बनते हैं, तब एक अणु का निर्माण होता है। जब तक वो परमाणु है, परमाणु के चारों ओर परमाणुवी ऊर्जा स्तर है, लेकिन जब वो अणु के रूप में स्टेबल हो गया तब अणु के चारों ओर जो है आणविक ऊर्जा स्तर होता है। और आप जानते हैं कि अणु एक दूसरे से समीप जो है एक जुड़ करके निबिड़ संकुलन बनाते हैं। तो जब इनकी ऊर्जाएं पास पास होती हैं तो ऊर्जाओं के पास पास होने के कारण ये ऊर्जा बैंड बनाते हैं। आप अच्छे से समझ लीजिए, परमाणुओं की जो कक्षक हैं, परमाणुओं के कक्षक आपस में मिलकर के जब अणु बनाते हैं तब अणुओं के चारों ओर आणविक कक्षक बन जाते हैं और आणविक कक्षों की ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं, परंतु ये जो आणविक कक्षक की ऊर्जाएं हैं वे पास पास होती हैं क्योंकि अणु पास पास निबिड़ संकुलन बनाते हैं। अब जब ये पास पास हो जाते हैं तब ये इनकी ऊर्जाएं जो है बाह्य ऊर्जाएं मिल करके, जो समीप ऊर्जाएं हैं वो मिल करके ऊर्जा बैंड बना लेती हैं। ऊर्जा बैंड दो तरह के होते हैं, एक होता है चालकता बैंड जो बाहर की ओर पाया जाता है, चालकता बैंड। और जो अगला देखिए, चालकता का अर्थ यहाँ पर सब लोग जानते हैं। चालकता का अर्थ सब लोग जानते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह। और आप जानते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह आप बहुत अच्छे समझ लीजिए कि पूरे विश्व में जितने भी पदार्थ हैं, विद्युत धारा का जो सामान्य प्रवाह है दो चीजों से होता है। पहला होता है इलेक्ट्रॉनों के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण पहला, और दूसरा होता है मुक्त आयनों के कारण, आयनों के कारण। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं किसी भी परमाणु में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन्हीं की वजह से ही विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। और जो उसके धनात्मक भाग होते हैं, प्रोटॉन, वो तो नाभिक में रहते, वो बाहर नहीं निकल सकते। यानी कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है या आयनों के प्रवाह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जैसे आयन का क्या मतलब है? अगर आप ठोस नमक में विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो NaCl एक दूसरे को जो आवेशित निरावेशित कर देता है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन उसके जब जलीय विलयन में आप विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें तब Na+ और Cl- आयन के रूप में पाए जाते हैं। अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह दो कारणों से हो सकता है। पहला इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण, और दूसरा आयनों के प्रवाह के कारण। देखिए, चालकता बैंड का मतलब कि वह बैंड, वह ऊर्जा स्तर जिसके कारण चालकता उत्पन्न होती है, और जो दूसरा है संयोजी बैंड। संयोजी बैंड, संयोजी बैंड का मतलब वह ऊर्जा जो है बैंड, वह ऊर्जा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग करके जुड़ करके रहते हैं। अर्थात किसी अणु के चारों ओर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होगा, तो उनका जो ऊर्जा बैंड होगा वो चालकता बैंड कहलाएगी। और जो परमाणु आपस में मिलकर के अणु का निर्माण कर रहे हैं तो वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में बंधे हुए हैं, जो मुक्त होकर के बाहर नहीं जा सकते हैं, उनके कारण जो ऊर्जा बैंड बनता है उसको बोलते हैं संयोजी बैंड। अब चालकता बैंड और संयोजी बैंड तो आपने समझ लिया। ये चालक, अर्धचालक और अचालक में कैसे होते हैं मैं आपको बताने चल रहा हूं। जितने भी चालक ठोस पदार्थ होते हैं उनमें जो चालकता बैंड होती है, ये मान लीजिए चालकता बैंड है, चालकता बैंड और ये उसके पास संयोजी बैंड इतने करीब होते हैं कि उनमें अतिव्यापन हो जाता है, यानी वो थोड़े से एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं। अब जरा देखिए,
किसी भी ठोस में चालकता बैंड और संयोजी बैंड ये अलग होता है, ये अलग होता है, ये अलग इलेक्ट्रॉन है, ये अलग इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में दूरी पाई जाती है। इस दूरी को निषिद्ध क्षेत्र कहते हैं, निषिद्ध क्षेत्र या ऊर्जा अंतराल, इसे निषिद्ध क्षेत्र कहते हैं या ऊर्जा अंतराल कहते हैं। यानी किसी ठोस पदार्थ के दोनों बैंडों के बीच में निषिद्ध क्षेत्र जितना बड़ा होगा, ऊर्जा अंतराल जितना अधिक होगा, उनमें चालकता और संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉनों का मिलाप उतना ही कठिनाई से होगा और उसमें विद्युत धारा का प्रवाह उतना ही कठिनाई से होगा। आइए देखते हैं, ये रहा ठोसों के लिए चालकता बैंड और ये है चालक ठोसों के लिए संयोजी बैंड। अब इन दोनों के बीच में निषिद्ध क्षेत्र है ही नहीं या लगभग शून्य के बराबर है, तो जब इसके और इसकी ऊर्जा अंतराल है ही नहीं, इन दोनों क्षेत्रों के बीच में ऊर्जा में अंतर है ही नहीं, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है आसानी से इसमें जा सकते हैं। यानी कि ऐसे अणुओं के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से प्राप्त हो जाते हैं और उनमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ही आसानी से हो जाता है। अर्थात चालकता बैंड और संयोजी बैंड के अनुसार आप ये कहेंगे कि चालक ठोस पदार्थों के चालकता बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे से इतने नजदीक होते हैं, इतने पास होते हैं कि उनमें अतिव्यापन हो जाता है और उनके निषिद्ध क्षेत्र या ऊर्जा अंतराल शून्य के बराबर होता है। अतः संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में आसानी से चले जाते हैं, इसलिए उनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। अब इसके बाद ये तो चालक पदार्थों के लिए रहा। आप अब देखिए अर्धचालक पदार्थों के लिए। अर्धचालक पदार्थों के लिए ये है चालकता बैंड और ये है संयोजी बैंड और ये है निषिद्ध क्षेत्र। ध्यान दीजिए कि अर्धचालक पदार्थों के चालकता बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे से थोड़े दूरी पर होते हैं और इनका जो ऊर्जा अंतराल होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, यानी इनका निषिद्ध क्षेत्र 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। चालकता बैंड और संयोजी बैंड, इसमें चालकता बैंड में चालकता इस पदार्थ में तभी आएगी जब इसमें संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन आएंगे। संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन तब जाएंगे जब इसको कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा प्राप्त हो। तो अर्धचालक पदार्थों को जैसे हम ठंडा करते हैं वैसे उनकी गतिज ऊर्जा उसके अणुओं की कम होती चली जाती है, उनमें चालकता का गुण कम होता चला जाता है और जैसे जैसे हम ताप को बढ़ाते हैं, ताप बढ़ने के कारण उसके संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है और एक गतिज ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होते ही यहाँ के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं चालकता बैंड में। जब ये चालकता बैंड में जाते हैं तब इनमें चालकता होने लगती है, यानी इसमें चालन होने लगता है। किसमें? अर्धचालक पदार्थों में। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अर्धचालक पदार्थों में चालकता बैंड और संयोजी बैंड के बीच में निषिद्ध क्षेत्र या ऊर्जा अंतराल अल्प होता है और ऐसे पदार्थों का तापमान बढ़ाने पर इनके संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन उछलकर निकलकर जंप करके चालकता बैंड में चले जाते हैं, जिसके कारण इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। अब बात करते हैं अचालक। अचालक पदार्थों में इन दोनों बैंडों के आधार पर अगर हम देखें चालकता बैंड और ये रहा संयोजी बैंड, इनके बीच में निषिद्ध क्षेत्र या ऊर्जा अंतराल इतना अधिक होता है, कितना? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। इतना अधिक होता है कि इसमें चाहे जितना ताप बढ़ा दे इसके इलेक्ट्रॉन उछलकर चालकता बैंड में नहीं जा पाते हैं। यही कारण है कि ऐसे पदार्थों में, ऐसे ठोसों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। आप एग्जाम्पल्स जानते हैं। अब देखते हैं अर्धचालक के बारे में थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं अर्धचालक पदार्थ के बारे में, जैसा कि हम जानते हैं अर्धचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं
जो चालक पदार्थों की तरह विद्युत धारा का प्रवाह कुछ परिस्थितियों में कर सकते हैं और अचालक पदार्थों की तरह विद्युत धारा का प्रवाह कुछ परिस्थितियों में एकदम से नहीं करते हैं। इनके चालकता बैंड और संयोजी बैंड के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा अंतराल होता है और ऐसे पदार्थों का ताप बढ़ाने पर इसके संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल करके चले जाते हैं कहाँ पर, विद्युत धारा प्रवाह करने वाले बैंड में अर्थात चालकता बैंड में चले जाते हैं, जिसके कारण इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। अब देखिए कि जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक पदार्थ कितने तरह के होते हैं। जो अर्धचालक पदार्थ है, अर्धचालक पदार्थ 2 तरह के होते हैं। देखिए अर्धचालक पदार्थ में बार बार एग्जांपल ले रहे हैं किसका, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही कार्बन परिवार के तत्व हैं, यानी कि 14वें वर्ग के तत्व हैं। अब इसको आप देखिए, ये अर्धचालक पदार्थ 2 तरह के होते हैं। एक शुद्ध अर्धचालक पदार्थ, शुद्ध अर्धचालक पदार्थ या शुद्ध अर्धचालक पदार्थ जो होते हैं उनको हम, जिन्हें अंतर अर्धचालक या नैज अर्धचालक पदार्थ कहते हैं, नैज या अंतर अर्धचालक पदार्थ भी कहते हैं। और जो दूसरे होते हैं वे अशुद्ध अर्धचालक पदार्थ होते हैं, अशुद्ध अर्धचालक पदार्थ, और इनको बाह्य अर्धचालक पदार्थ भी कहते हैं, बाह्य अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। देखिए शुद्ध अर्धचालक पदार्थ या नैज या जो है अंतर अर्धचालक पदार्थ क्या है। अंतः अर्धचालक, अंतर नहीं, अंतः अर्धचालक पदार्थ, अंतः अर्धचालक पदार्थ क्या है, अर्थात जब अर्धचालक पदार्थ के ठोस क्रिस्टल में कोई भी बाहरी अशुद्धि पदार्थ नहीं मिलाई गई हो, यानी उसमें केवल एक ही प्रकार का परमाणु मिलकर के निविड़ संकुलन का निर्माण करता है, तब ऐसे अर्धचालक पदार्थ को शुद्ध अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे सिलिकॉन का एग्जाम्पल लीजिए, सिलिकॉन कार्बन परिवार का तत्व, हम जानते हैं कार्बन परिवार के सभी तत्वों का जो बाहरी कक्षा है, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनकी संयोजकता 4 होती है, यानी चतुस्संयोजी पदार्थ है क्या, सिलिकॉन। अर्थात अगर आप बात करें तो सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर होगा, सिलिकॉन के परमाणु चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉनों का आपस में इस तरह से साझा किए हैं। ये जो हमने लाइन बनाई है क्या है, ये सहसंयोजी बंध को प्रदर्शित कर रहा है। जब 2 परमाणु आपस में एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके जो है सहसंयोजी बंध बनाते हैं तो उसको एकल बंध सहसंयोजी बंध कहते हैं। परमाणुओं का जहाँ पर साझा किया जाता है वहाँ पे सहसंयोजी बंध बनते हैं। कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा रासायनिक बंध के चैप्टर में। तो ये एकल, देखिए हर एक सिलिकॉन अपने चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड बना करके स्थिर हो गया है। अब ऐसी स्थिति में इसके बाहरी कक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन थे। चारों इलेक्ट्रॉन कहीं न कहीं बॉन्ड बना करके यहाँ पर जुड़ चुके। देखिए अब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, इसलिए इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब अगर इसका ताप बढ़ाया जाए, जब ताप बढ़ाया जाता है तो ताप बढ़ाए जाने के कारण इसका कहीं से, ताप बढ़ाए जाने के कारण इसका कहीं से ये जो एकल बंध है ये टूट जाता है। एक ठो एकल बंध अगर टूटेगा तो अब यहां से ध्यान दीजिएगा, एकल बंध अगर टूट जाएगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया और इसका एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया। इस तरह से अब इसके पास 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। यानी ये तभी होगा जब इसमें ताप बढ़ाया जाए और ताप के कारण इसमें एकल बंध टूटे और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाए। तो अब बहुत ज्यादा ताप बढ़ाने पर इसके 2-4 बॉन्ड ही टूटते हैं, बहुत ज्यादा नहीं टूटते हैं। तो इस तरह से ये अर्धचालक पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह इसके कारण होता है। और इस तरह का जब केवल एक ही परमाणु मिलकर के पूरे क्रिस्टल को बनाया हुआ है ऐसे अर्धचालक पदार्थ, उसको नैज या अंतः अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक पदार्थ क्या है। आइए देखते हैं। ये जो अशुद्ध या अर्धचालक पदार्थ है
जब हम निज अर्धचालक पदार्थों में या शुद्ध अर्धचालक पदार्थों में बाहर से कोई और पदार्थ मिला देते हैं जिसके कारण उसकी चालकता बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब हम बाहर से अन्य पदार्थों को मिला दें और उसकी चालकता बढ़ जाए तब हम बोलेंगे कि वह जो अर्धचालक पदार्थ है वो अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक पदार्थ हो गया। अब बाह्य अर्धचालक पदार्थ बनाते कैसे हैं, जरा सा इसको देख लीजिए आप। आइए एक मजेदार चीज आपको बताते हैं। 14वें वर्ग का जो परिवार है इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि ये जो है अर्धचालक पदार्थ हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम हमने दिखाया है। बहुत मजे की बात यह है कि इनको अशुद्ध अर्धचालक बनाने के लिए 14वें वर्ग का ये है, या तो आप उससे एक वर्ग पहले यानी 13वें वर्ग के पदार्थ को मिलाइए या एक वर्ग के बाद यानी 15वें वर्ग के पदार्थ को मिलाइए। 13वां वर्ग बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें आप किसको किसको मिला सकते हैं, देखिए बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। आप पढ़े होंगे कि वर्गों को याद करने का तरीका, उसमें 13वां वर्ग याद करने का तरीका है बैगन, आलू, गाजर इन थैला। इसको मिला करके हम यानी 14वें वर्ग में 13वें वर्ग के किसी भी पदार्थ को मिला करके, किसी भी तत्व को मिला करके हम इसमें बना सकते हैं अशुद्ध पदार्थ या बाह्य अर्धचालक पदार्थ। और इसी प्रकार 14वें में एक वर्ग पीछे या एक वर्ग यानी 15वें वर्ग का 15वां वर्ग क्या है, देखिए नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए। इस तरह याद कर सकते हैं। इसको भी मिला करके इसको जो है बाह्य अर्धचालक पदार्थ बनाया जा सकता है और इसको मिला करके इसको बाह्य अर्धचालक पदार्थ बनाया जा सकता है। आइए समझते हैं कि बाह्य अर्धचालक पदार्थ कैसे बनाएंगे इनको मिला करके और उनकी चालकता कैसे अधिक होती है। अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के जो परमाणु हैं इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से सिलिकॉन कार्बन परिवार का तत्व है। इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात वह चतुस्संयोजी होता है और चतुस्संयोजी होने के कारण यह अपने चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड बना करके स्थिर है। अगर हम इसमें 15वें वर्ग के किसी भी पदार्थ को मिला देते हैं, किसी भी तत्व को मिला देते हैं, 15 वर्ग के तत्व को मिलाएंगे, जो 15वां वर्ग होता है ये देखिए ये क्या है, चतुस्संयोजी है। ये पंच संयोजी यानी कि इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी को भी ले लीजिए, फास्फोरस को ही ले लीजिए। अगर हम इसमें फास्फोरस मिलाते हैं, फास्फोरस, तो मान लीजिए फास्फोरस किसी एक सिलिकॉन के परमाणु को हटा करके यहाँ पे हमने फास्फोरस लगा दिया, तो अब फास्फोरस के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। और यह एक एक इलेक्ट्रॉन चारों तरफ सिलिकॉन जो है उनसे मिल करके एकल बंध में 4 इलेक्ट्रॉन लगा दिया। लेकिन अभी फास्फोरस के पास 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है। अब वह जो बाकी इलेक्ट्रॉन है वही फास्फोरस के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में बच जाएगा। अर्थात जहां कहीं भी फास्फोरस सिलिकॉन को हटा करके एडजस्ट होगा वहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाएंगे। अब जब मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तब विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इस तरह से बाह्य अर्धचालक बन गया। क्योंकि अब यहाँ पर 13वें वर्ग के अगर किसी पदार्थ को मिलाते हैं तब यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा। इस तरह सभी सिलिकॉन के जो परमाणु हैं चतुस्संयोजी देख रहे हैं। अगर इसमें हम एल्यूमिनियम को ही मिला दें या 13वें वर्ग के किसी भी एक तत्व को मिला देते हैं, तो जब 13वें वर्ग के तत्व को मिलाएंगे, मान लेते हैं यहाँ पर सिलिकॉन की जगह हमने Al रख दिया। अब चूंकि Al के पास केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि त्रिसंयोजी है, तो यह 3 तरफ सिलिकॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके एकल बंध बना देगा। अब सिलिकॉन का जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है वह तो कहीं बॉन्ड में नहीं यूज हुआ। अब जब ये बॉन्ड में यूज नहीं हुआ, इसके कारण यहाँ पर पाया जाएगा खाली स्थान। अब यह जो खाली स्थान होगा यह प्रेरण के कारण, चूंकि ये माइनस है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव।
प्लस। और जब प्रेरण के कारण ये प्लस होगा तो भी ये केवल प्लस एक अवधारणा है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। जब ये कुछ नहीं है तो इसके पास वाले जो इलेक्ट्रॉन है वे इलेक्ट्रॉन क्या सोचेंगे कि यहाँ पर इसके खाली स्थान को आकर के हम भर दें। लेकिन जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसको भरने के लिए यहाँ चला आएगा तो ये जो खाली स्थान है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये तो बना लिया सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर एक खाली स्थान हो जाएगा। अब इसके खाली स्थान को भरने के लिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो सोचेगा आ जाए। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही इसमें भी विद्युत धारा चलेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किसके कारण हो रहा है? धन आवेशित कोटर के कारण हो रहा है। क्योंकि इसमें धन आवेशित कोटर ही कारण है विद्युत धारा के प्रवाह का, इसलिए इसको हम पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। पी टाइप अर्धचालक पदार्थ। क्योंकि इसमें पी टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें धनावेशित कोटर के कारण विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है और इसको नेगेटिव यानी नेगेटिव चार्ज के कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, इसलिए इसको हम एन टाइप अर्धचालक पदार्थ बोलते हैं। एन टाइप अर्धचालक पदार्थ बोलते हैं। इस प्रकार से पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक पदार्थ है। इस प्रकार से अर्धचालक के बारे में हमने आपको बताया। विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत चालकता क्या है ठोसों में और इसका क्या कारण, हमने उसके प्रकार को समझा दिया, बैंड को समझा दिया। आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि चुंबकीय प्रभाव क्या है ठोसों में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।